ओके, तो देखिए कौन से फॉर्मेट में आ गया। एक मिनट वेट करना। चलिए, तो अब मैं आपके साथ डिस्कशन ये कर रहा था, यही क्वेश्चन को अपन बाइनोमियल से यदि एसोसिएट करते हैं तो किस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो सॉल्यूशन है। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर सेकंड। इसको करने का एक दूसरा तरीका, एंड देखिए सेकंड अपने पास यही, इस क्वेश्चन को अपन मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, ये आप सबसे पहले लिख लिया करें। अभी एक अपना ये नॉर्मल वे था कि सोचने का तरीका कि भाई कितना कितना आप तरीका ले सकते थे, तो इन सबका अपन ने काउंटिंग करा और 15 है। और अपने पास 3 पर्सन है। 3 पर्सन के लिए जैसे हमने पहला पर्सन चूज कर लिया, पहले पर्सन के पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है। वो ये सकता है कि हम पहले पर्सन को कोई भी ऑब्जेक्ट ना दें। वो ये सकता है कि पहले पर्सन को हमने एक ही ऑब्जेक्ट दिया, दो दिया। वो ये सकता है कि 3 दे दें। वो ये सकता है कि पहले पर्सन को 4 ऑब्जेक्ट, मतलब पहले पर्सन के लिए देर आर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज, 0 से लेके 4 तक 5 नंबर हो। या तो पहले पर्सन को आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ना दें, या एक दें, या दो दें, या 3 दें, या फिर 4 दें। एंड सिमिलरली ये तो हो गया नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए अपने पास क्या क्या चॉइसेस हैं। सेकंड पर्सन के लिए भी हो जाएगा P0 से लेके P1 P2 P3 अप टू P4। और थर्ड पर्सन के लिए भी क्या होगा, P0 P1 से लेके P4 तक। ये पहले पर्सन के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये दूसरे के लिए, और ये तीसरे। अब जब आप इसमें इनका प्रोडक्ट करते हो इस तरीके से, ये 5 टर्म है, ये 5 टर्म है, और ये भी 5 टर्म है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 125 टर्म आएंगे, क्योंकि ये 5 टर्म इस 5 टर्म से मल्टीप्लाई होकर 25 टर्म बनाएंगे, और ये 25 टर्म को जब इन 5 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 125 टर्म्स आएंगे। और इसमें आप ऐसे सारे जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं सारी हमने इंक्लूड कर दी। अब आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ का P0 ले लूँ, यहाँ का P0 ले लूँ, और यहाँ का P0 ले लूँ, तो इसमें वो केस भी इंक्लूडेड है जब मैंने फर्स्ट पर्सन को भी कुछ नहीं दिया, सेकंड को भी कुछ नहीं दिया, और थर्ड को भी कुछ नहीं दिया। P0 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 का मतलब यही हुआ। तो वो 125 केसेस में इतने सारे केसेस बनेंगे, वो सारे केस बनेंगे जब हमने किसी पर्सन को हमने 0 ऑब्जेक्ट दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, बट वी हैव टू फाइंड वो, मतलब आप मान लो आप जैसे P4 ले लें, यहाँ भी P4 ले लिया, यहाँ भी P4 ले लिया, तो एक टर्म तो मिलेगा जिसमें
पहले को भी 4 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, दूसरे को भी 4 मिल जाएंगे और तीसरे को भी 4 मिल जाएंगे, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली 4 ऑब्जेक्ट्स। टोटल सम जो है तीनों का वो हमारे पास 4 आना चाहिए। लेकिन जब आप इससे निकालोगे तो 125 टर्म है, वो सारे केसेस इंक्लूडेड है जब इन ऑब्जेक्ट्स को हमने 0 से लेके 4 तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर लिखी है। मतलब वो केस भी इंक्लूडेड है जब तीनों को कुछ नहीं मिले, और वो केसेस भी इंक्लूडेड है जब तीनों को 4 ऑब्जेक्ट्स मिल जाए। बट वी हैव टू फाइंड दिस टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। केवल 4 ऑब्जेक्ट्स को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसलिए हम इस एक्सपांशन में क्या फाइंड करते हैं? So we find here coefficient of p power 4 in this expansion, क्योंकि हमको 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपन p पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब आप देखिए कि ये बात और ये बात जो है वो बिल्कुल सेम लिखी गई है, इसलिए हम होल पावर 3 लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में कोएफिशिएंट ऑफ p power 4 in the expansion of P0, P1, P2, P3, P4 raised to the power 3, एक दो तीन टर्म के लिए पावर 3। अब आप देखिए ये जो अंदर बना हुआ है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना हुआ है जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो p है। तो यदि आप जीपी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन एक्सपांशन, जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जीपी के 5 टर्म्स के सम का, 5 टर्म है जीपी के 5 टर्म के सम का फॉर्मूला। तो a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर होल पावर 3। So here we find the coefficient of p power 4 in the expansion of 1 minus p power 5 raised to the power 3 और 1 minus p power minus 3। अब आप देखिए कि आप p पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, और इस एक्सपेंशन में आप कोई भी टर्म लोगे क्योंकि वो जो है 5 और 5 से ज्यादा की पावर है। आप जब भी ये देखिए a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो जो सेकंड टर्म है b वो ऑलरेडी p पावर 5 है। इसमें जितने भी p के पावर वाले टर्म मिलेंगे वो मोर देन 5 या 5 से ज्यादा मिलेंगे, 5 और 5 से बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ का केवल 1 कंसीडर करेंगे। सो इनडायरेक्टली अपन इस बात को सीधा सीधा छोड़ सकते हैं, इसको आपने सीधा नेग्लेक्ट करना है। मतलब टू फाइंड कोएफिशिएंट इन दिस, अपन इसमें फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस p पावर माइनस 3, कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। और अब आप ये एक्सपेंशन को लिखना जानते हो, ये एक्सपेंशन आपको बाइनोमियल थ्योरम में नेगेटिव इंडेक्स के लिए लिखा के दिया था। तो यदि आप इसका एक्सपेंशन देखें तो मैंने आपको ये एक्सपेंशन ऐसा लिखा है, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 जो है इट इज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x पावर 4। ये एक्सपेंशन होता है और इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं and so on. So with the help of this expansion, coefficient of p power 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। So our required number of ways आएंगे 15, क्योंकि इसमें p पावर 4 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो 15 आता है। तो पिछले क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन का अपन ने पहले तरीके से सॉल्यूशन देखा था तो भी 15 आए थे, 5 4 9 3 2 1 उनका सम, और यहाँ पे भी ये 15 आता है। तो 15 वेज होंगे और दिस इज द वे, इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। सर वहां पे कोई वहां पे कोएफिशिएंट क्यों लिए? कोएफिशिएंट मतलब सर हाँ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 क्यों लेते हैं? ठीक है, वो देखिए कितने टर्म्स है ये चॉइसेस है कि पहले व्यक्ति को, पहले पर्सन को क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
हो ये सकता है कि हम पहले को एक ही दें, या सॉरी जीरो कुछ भी ना दें, या एक दें, या दो दें, या तीन दें, या चार। और जिसके पहले वाला जो केस बनाया था ना, जिसमें अपन ने 0 0 4 डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर 1 वाला लिया था, 1 0 3 वाला, फिर 2 वाला, तो पहले पर्सन को क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कुछ भी ना दें, एक दें, दो दें, तीन दें, चार दें, चारों के चारों ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। दूसरे के लिए भी सेम, तीसरे के लिए भी सेम पॉसिबिलिटी। अब जब आप यदि इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने इसका पहला टर्म, क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक टर्म आपको ये भी मिलेगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P0 P0 P0। इसका मतलब हो गया इसमें वो केस भी इंक्लूडेड है जब पहले को भी कुछ नहीं मिले, दूसरे को भी कुछ नहीं मिले, तीसरे को भी कुछ नहीं मिले, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन दीस। मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स मेरे को देने ही है, देने हैं, चारों ऑब्जेक्ट्स को मेरे को इन तीन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यदि अपन पहली वाली मेथड से जाते हैं तो उसमें अपन डालते ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं ताकि तीनों का सम जो है वो 4 मिले। पहले में मैंने 0 डाला, दूसरे में 0 डाला, मैं तीसरे को उठा के 4 ले लेता हूँ ताकि तीनों का सम कितना आ जाए, 4। बट जब आप ओवरऑल पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज में सब कुछ काउंट होके आए। वो भी केस आएगा जब चारों में से, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से किसी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमको 4 ऑब्जेक्ट को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब इनडायरेक्टली ये बात हो गई कि हमको P⁴ चाहिए ही चाहिए। मतलब तीनों का जो सम है, इसका, इसका और इसका जो सम है वो 4 आना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं यदि यहाँ पर 0 लूँ, यहाँ पर 1 ले लूँ, और यहाँ पर 3 ले लूँ, तो 0 + 1 + 3 4 हो जाएगा। तो वो केस हमको चाहिए, क्योंकि अब वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो अपन ने केस अभी बनाए थे ना 15 केस, वही केस बनेंगे। वैसे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 बनेंगे, 5 × 5 × 5 125 केस बनेंगे। लेकिन 125 में 15 टर्म वो होंगे जिसमें इन तीनों की पावर का जो सम है वो 4 आएगा। हमको वही 4 वाला चाहिए टर्म, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ P⁴ समझ में आया ऋषभ अभी? हाँ सर, समझ गया। और सर जैसे अभी अपन ने जो पहले ब्रैकेट में पहले पर्सन के लिए केस बनाए हैं, तो उसमें अपन ने जो केस बनाए हैं उसमें अपन ने पावर में क्यों लिखा है? जनरल तो अपन इसी नंबर लिखते थे ना कि पहले के लिए एक केस है, दूसरे पर्सन के लिए यहाँ दो पर केस। P फॉर पर्सन है, और ये अपने पॉसिबिलिटी लिखी है कि पहले पर्सन को कितने ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर P की जगह पर X ले लो, तो पहले पर्सन के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने कुछ भी नहीं दिया तो X⁴ 0। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि हमने पहले पर्सन को केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, तो X⁴ 1। हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्ट दिए तो X⁴ 2, 2 ऑब्जेक्ट मतलब X × X हो गया, 3 ऑब्जेक्ट दिए मतलब X × X × X हो गया। समझ में आया अभी? हाँ सर, लेकिन सर पावर पे क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना, पहला भी दिया, दूसरा भी दिया, तीसरा भी दिया, इसलिए वो मल्टीप्लाई होंगे, ओके सर। है ना? हाँ सर। चलिए, तो अभी ये पॉसिबिलिटी रही। अब एक बात और मैं इसी में और आपके साथ कर दूं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे कल अपन ने वो जो सीरीज लिखी थी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी कर दिए थे, डैश 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 करके छोड़ दिया था। तो उसके पीछे का रीजन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर यदि मैं P0 P1 P2 P3 P4 और डैश 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 करके इंफिनिटी तक भी ले लूं, तभी भी हमारे इस आंसर में फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरऑल जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम केवल P⁴ का ही कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसको डैश 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 करके इंफिनिटी तक छोड़ने से होगा ये कि आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत आसान। क्यों? क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स के बजाय आप जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है? सम ऑफ n टर्म्स होता है a × r⁻n−1/r−1, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/r−1। तो दोनों फॉर्मूला में फर्क केवल कितना है कि न्यूमरेटर एक में a × 1−r⁻n है, और एक में न्यूमरेटर कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये 5 टर्म है, 5 टर्म में जब आप सम का फॉर्मूला लगाओगे
आप फाइंड कर रहे हो p पावर 4 का कोएफिशिएंट, जहां पर ये खत्म हो रहा है और जीरो से शुरू हो रहा है, तो ऑलरेडी p पावर क्या बन के आ जाएगा, 5 बन के आ जाएगा, ऑलरेडी एक पावर ज्यादा आ जाएगा। और आप फाइंड कर रहे हो p पावर 4 का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे p पावर 5 है, तो ये तो बनाएगा ही नहीं कोई भी टर्म विच कंटेन्स p पावर 4। इसलिए यदि ये नहीं भी बना तो भी चलता है। मतलब कहने का ये है कि यदि इसी क्वेश्चन में आप, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसी क्वेश्चन का एक और तरीके से सॉल्यूशन ऊपर कर दे रहा हूँ पेज नंबर 3 पर, ताकि डिफरेंस हो जाए। तो अब मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर छोड़ भी दें, जैसे हमने ये लिखा था, तो अब मैं इसमें क्या पॉइंट कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ p0, p पावर 1, p पावर 2, p पावर 3 एंड सो ऑन हो दिया। और ऐसे ऐसे कितने सीरीज आएंगे, इसको भी इनफाइनाइट तक ले लिया, इसको भी इनफाइनाइट तक ले लिया, इसको भी इनफाइनाइट तक ले लिया। भाई आप 4 तक लो या इनफाइनाइट तक लो, ओवरऑल हमने करना तो क्या है, तीनों का जब अपन प्रोडक्ट करेंगे तो p पे हाईएस्ट पावर 4 बनना चाहिए बस हमारा। लेकिन इनफाइनाइट तक लेने से फायदा ये हो जाएगा कि हमारा फॉर्मुलेशन जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है वो बड़ी इजी हो जाएगी। तो बात यही है, बस मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म ले ली और पावर 3 कर दिया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अब, तो अब देखो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो जब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन a अपॉन 1 माइनस r, और उसके पावर 3, मतलब इट इज कोएफिशिएंट ऑफ p पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस p पावर 1। देखो यहाँ पर पहुंच गया। मैंने वैसे भी इस टर्म को छोड़ ही दिया था, क्योंकि ये 5 और 5 से ज्यादा वाले टर्म देता था। तो आप ये स्टेप पे डायरेक्ट डालें, ये पूरा फॉर्मुलेशन को कैलकुलेशन थोड़ी सी अब आपकी इजी होगी। तो इसके बाद जो आपने किया है वो तो यहाँ पर करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 15 इज द आंसर। तो जहां जरूरत पड़ेगी आप सीरीज को इनफाइनाइट तक भी ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनफाइनाइट करने से होता ये है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी आ जाती है। बाकी ये बनता है जीपी है। इसलिए हम वो ऑब्जेक्ट्स को यदि इनफाइनाइट तक भी डाल दें, कि मान लो पहले को 0 मिला, फिर या पहले को 1 मिला, या पहले को 2 मिला, पहले को 3 मिला, पहले को 4 मिला, पहले को 5 मिला, पहले को 6 मिला, ऐसा मिलता गया इन्फिनिटी तक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो गोल है कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं सर्च करूंगा केवल p पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो हायर पावर आप लिखो ना लिखो दोनों चलता है, लेकिन लिखने से फायदा ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। और कोई क्वेरी है, सवाल है आपका मन में तो पूछ लीजिए। सो एक आध क्वेश्चन और अपन देखते हैं और फिर आपसे कराएंगे क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ upper faces of 4 distinct dice can be 6?
In how many ways the sum of upper faces of four distinct dice can be 6. So this is our question. In how many ways the sum of the upper faces of four distinct dice can be 6. तो इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हो गया यहाँ पर? सम जो है वो 6 आना चाहिए और डाइस हमारे पास जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? यदि फॉर्मुलेशन से अपन करें सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन, पहले तो आप वैसा लिखिए ना कि 4 डिस्टिंक्ट डाइज हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, या फिर आप उसको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ले, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, चौथा डाइस, सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन क्या है? क्योंकि डाइस पर कोई भी फेज वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ सकती, और तो मिनिमम फेज वैल्यू 1 और मैक्सिमम फेज वैल्यू जो है वो 6 हो सकता है। तो यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि 1 लेस देन और इक्वल टू xi लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पर i का वैल्यू 1 2 3 4 है, मतलब x1 लो, x2 लो, x3 लो, x4 लो, सबकी वैल्यू 1 और 6 के बीच में रहेगी। डाइस का क्वेश्चन है, ये 4 डाइस के लिए हमने 4 नंबर डिनोट किए हैं, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, चौथा डाइस। इन सब का जो टोटल स्कोर है वो 6 आना चाहिए, और हर इंडिविजुअल के लिए मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 6 तक हो सकती है। तो अब यदि आप इसको इस तरीके से फॉर्मुलेशन कर, तो हेलो हेलो सर, वो 6 मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी तो सर फिर मतलब बाकी डाइस का साथ सम करेंगे तो फिर वो 6 से ज्यादा आ जाएंगी ना, तो 5 लेनी वही तो पड़ेगी। बोल रहे हैं, वही तो अभी पिछला केस भी बताए थे, मैं तो इन्फिनिटी तक ले लिया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इन्फिनिटी तक ले लें, जब आप उसमें सामने वर्ड डाल दोगे कि कोई फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, तो वो केस अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले पे एक में से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 पावर 4 इतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन इन सारी पॉसिबिलिटीज में अब अपन चूज करेंगे कि 6 जो है वो स्कोर कब मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपन तो मैक्सिमम लिखेंगे ना, मिनिमम से मैक्सिमम तक जितना है। पहले डाइस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है? आप डाइस थ्रो करोगे तो आपके मन के मुताबिक नंबर तो आएगा नहीं, वहां तो डाइस तो अपने हिसाब से कुछ भी नंबर लेगा। तो हियर वी राइट दी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जितना सब कुछ हो सकता है वो सब मेंशन कर दिया। तो x1 पे हो तो ये भी सकता है कि 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 6 भी आए। लेकिन जब वो 6 आ जाएगा तो वो केस मैं बाद में जाके एलिमिनेट करूंगा। इधर तो मैं पूरी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा कि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। समझ गया प्रतीक? यस सर। चलिए, सो अब अपन यहाँ पर इसको फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल स्कोर 6 चाहिए इसमें। तो इन दी एक्सपेंशन ऑफ, अब क्या हो सकता है? पहले डाइस पर एक ही आ रहा है, दूसरे पर पहले को क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो पहले पे मान लो एक ही आए, हो सकता है पहले पे, ये पहले डाइस की पॉसिबिलिटी रखा लेता है, और ये कहाँ तक जा सकता है? x पावर। दूसरे के लिए भी सेम पॉसिबिलिटी होंगी, तीसरे के लिए भी सेम होंगी, चौथे के लिए भी सेम, इसलिए पावर क्या कर दिया? ठीक है। सो ये टोटल पॉसिबल मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से अपन केवल वो टर्म फाइंड कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 है। तो आप देखिए इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं।
तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 n। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना और जीपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म x है, तो क्या होता है फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर पावर a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और होल पावर यहाँ पर जो है वो दे रखा है आपको 4। So coefficient of x power 6, this becomes x power 4, 1 minus x power 6 power 4 और 1 minus x power minus 4। इस पावर को ऊपर लेके आ गए, ठीक है। नाउ x पावर 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है और मेरे को x पावर 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो मैं x पावर अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x पावर 6 1 माइनस x पावर माइनस 4। और अब इसको आप नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म बनेंगे वो 6 के मल्टीपल में बनेंगे, मतलब पहले टर्म की पावर 6 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर इस तरीके से टर्म बनेंगे, तो वो अपन टोटली नेगलेक्ट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x पावर माइनस 4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपन को यहाँ पर, और अपन जानते हैं जब नेगेटिव इंडेक्स होता है तो कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है। तो इसका जब आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो पहला टर्म कितना आएगा 1 प्लस 4x, फिर आएगा आपने जो लिखा था ना टर्म्स ऐड होते चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा याद रखेंगे। नेगेटिव इंडेक्स के लिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लिखा करो तो ऐसा लिखा 1 प्लस इंडेक्स कितना है अभी 4c1 x, फिर अगला वाला में दोनों में एक एक ऐड कर देना 5c2 x, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर एक एक और ऐड कर देना तो कितना आएगा 6c3 x, और ऐसे लिख देते हैं। हमको कितने का कोएफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर का चाहिए, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 5c2, और 5c2 का वैल्यू कितना होता है 10, तो आंसर हो जाएगा 10। टोटल 10 वेज होंगे जिसमें इन तीनों पर जो डाइस पे स्कोर का जो सम है वो 6 आएगा। टोटल 10 वेज होंगे, 10 नंबर ऑफ वेज। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। सर सेकंड वाली स्टेप ये नहीं सर, उसके नीचे वाली। इसको सब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 इधर लग गया, 4 इधर भी लग गया, 4 सर वो 4 से 2 कैसे हुआ? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6, इसमें फाइंड करना है, इसमें ये एक्सपेंशन में x पावर 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना, और x पावर 4 तो ऑलरेडी है, क्योंकि हर जब आप इनको एक्सपैंड करोगे तो पहला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो वो x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पावर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो काहे को अपन इसको मल्टीप्लाई करके और 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करें, बजाय इसके ये ओवरऑल जब x पावर 4 कॉमन आ गया, मतलब 4 पावर तो हर टर्म में मिल ही रही है, तो मैं ऐसा करने के बजाय कि x पावर 6 का कोएफिशिएंट पूरे को खोल के फाइंड करूं, बजाय इसके x पावर 4 से इधर डिवाइड करके x पावर 2 का कोएफिशिएंट कितनी जगह पर फाइंड करते हैं। समझ में आया अभी? बना लो। हाँ सर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है? अब मैं जो आपसे बोल रहा था वो ये है कि मैं यदि यहाँ पर 6 के बजाय इंफिनिटी तक चला जाऊं तो भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि जैसे अब यहाँ की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी अपन कैलकुलेशन को आसान करते हैं। मैं क्या करता, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 और दी एक्सपेंशन ऑफ ये, अब इस एक्सपेंशन को मैंने इनफाइनाइट तक लिया, तो इनफाइनाइट तक ले लोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर और चले गए इंफिनिटी तक, और पावर कितना है। अब इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन a अपॉन 1 माइनस r, और उसके पावर 4 का है,
तो अब देखिए यहाँ भी x पावर 4 वैसे ही बन के आ गया। तो अपन अब कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2 फाइंड कर लेंगे। इन एक्सपेंशन ऑफ ये ऊपर आ जाएगा। देखो आप यहाँ पर पहुंच गए। ये तो आपने अभी कैलकुलेशन करके निकाला, तो ये 10 है। तो इनफाइनाइट जीपी यदि बना लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी लगने लगेगा, जो कि कैलकुलेशन आपने यहाँ पे, तो एक्चुअली होता क्या है कि इनफाइनाइट बनाते वक्त और जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूला से करते हो तो ये बार जो चीज है वो गोल हो जाती है। इस एक केस में ये बार जो चीज है वो हट गया, क्योंकि ये आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर मिलना शुरू होंगे वो आपको 6 और 6 से बड़े शुरू होंगे। पहला टर्म ही आपको जो 6 पावर का मिलेगा, और ऑलरेडी जो 6 पावर का पहला टर्म मिलेगा, जब वो x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x पावर 10 हो जाएगा। हमको x पावर 6 का ही कोएफिशिएंट निकालना था, इसलिए ये जो टर्म है इसको निगलेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे, इसलिए उठा के आप इसको सीधा छोड़ सकते हो। और इसलिए हमने यहाँ पर सीरीज को यदि इनफाइनाइट कर दिया तो जो बनता है वो बिल्कुल यही बनता है, बस ये टर्म यहाँ से हट जाता है, और हटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आप उसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है आपके मन में तो पूछ लीजिए। और आई होप कुछ समझ रहा होगा। कल पे थोड़ी सी बेहतर पोजीशन होगी, समझने में आ जाता। चलिए तो क्वेश्चन अब आपको देते हैं। पेज नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। Find number of non-negative integral solution of x1 plus x2 plus x3 plus 4x। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज किया है। अभी तक जो आपके वेरिएबल्स थे 3 थे या 4 थे या 5 थे, जो भी था सबका कोएफिशिएंट 1 1 1, लेकिन अब ये जो फोर्थ वाला है इसका कोएफिशिएंट जो है वो 4 बन गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप किस तरीके से अप्रोच रखेंगे, तो अब आपने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या फर्क है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यूज केवल नेचुरल नंबर होती है, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या फिर कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। तो दोनों बातों में फर्क है। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है कि आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब x पावर 1 से शुरुआत होगी, x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 3 एंड सो ऑन। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब 0 हो सकता है।
तो फिर वहां शुरुआत किससे करेंगे, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2 एंड एंड। तो बेसिक डिफरेंस यही आता है कि सीरीज आपकी जो शुरू हो रही है, जीपी जो बन रहा है, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 बन रहा है कि जीपी का फर्स्ट टर्म x बन रहा है। यदि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलेंगे तो जीपी का फर्स्ट टर्म x बनेगा, यदि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलेंगे तो जीपी का फर्स्ट टर्म 1 बनेगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर हमको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए का मतलब ये हो गया कि x1, x2, x3, x4 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि भाई जब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्चुअली होता ये है कि जब 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि x4 प्लस x4 प्लस x4 प्लस x4, ये इनडायरेक्टली 4 बार लिखा हुआ है। मतलब आप इसकी जगह पर 4 वेरिएबल ऐड कर, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। तो बजाय इसके मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसमें ये करूंगा कि अब हम यहाँ पर जो पावर लेते थे सीरीज में, वो x एक्सपांशन लिखते वक्त 1 माइनस एक्स पावर -3 या 1 माइनस एक्स पावर -4 लिखते थे। इस पर्टिकुलर में जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपन एक्सपांशन लिखेंगे 1 माइनस एक्स पावर 4, उस पे जो भी पावर बनेगी वो। मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझूं कि मेरे पास ये 4 बच्चे हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। इन 4 बच्चों के पास मैंने कुछ कॉइन छोड़ दिए, 1-1 रुपए के कॉइन है, उन सबको दे दिया मैंने। x1 के पास कुछ मैंने कॉइन छोड़ दिए, x1 x2 को दे दिया, x3 को दे दिया और x4 को मैंने कॉइन दे दिया। अब इन सभी को आपस में कंट्रीब्यूट करके टोटल कंट्रीब्यूशन बनानी है 20 रुपए की, और दान देना है किसी को, किसी आश्रम में जाके इनको दान दे देना है। 20 रुपए टोटल कंट्रीब्यूट करना है। तो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन कैसा है कि इनका 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 इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये चौथे वाले का इनके कंट्रीब्यूशन से 4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे इसने 1 रुपए, इसने 1 रुपए, इसने 1 रुपए दिया, तो इसको 4 रुपए देना है। इसका कंट्रीब्यूशन 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, x4 प्लस x4 प्लस x4 प्लस x4, 4 बार लिखा है। तो 4 कॉइन एक साथ जो ज्वाइन करेगा। मतलब यहाँ पर यदि आप x पावर 1 लेते हो तो यहाँ पर आप शुरुआत किससे करोगे, x पावर 4 से। फिर अगला टर्म आप यहाँ का x पावर 2 लेते हो तो यहाँ पर अगला टर्म x पावर 8 आएगा। यहाँ पर यदि x पावर 3 लेते हो तो यहाँ का अगला टर्म x पावर 12 आएगा। चौगुना कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहेगा। तो ये है जब यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई होके आ जाती है, तो जब आप उसका एक्सपांशन लिखते हो तो वो फर्स्ट टर्म जो इसकी बनेगी, जो वेरिएबल आप लिखोगे, वेरिएबल उतने पावर हो जाएगा। मतलब एक्स पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 होता तो एक्स पावर 3 लिखते, यहाँ पे 10 होता तो एक्स पावर 10 लिखते। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझ सकते हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब बच्चा फ्री है, उसके पास पॉइंट पर्याप्त है, और वो फ्री है कि वो कंट्रीब्यूट कुछ भी कर सकता है, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन से आपको बताया कि 4 टाइम्स का मतलब ये है कि ये जो भी दे रहे हैं उसका 4 टाइम्स आप हमेशा, ये हमेशा 4 के मल्टीपल में ही पॉइंट्स आपको दे सकता है। या तो ये कुछ भी नहीं देगा, जीरो, टेली पॉसिबिलिटी। दूसरा की पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये 4 पॉइंट दे दे। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये 8 दे दे, या फिर 12 दे दे, या 16 दे दे, या फिर 20 के 20 ये पूरे दे दे। तो हमेशा 4 के मल्टीपल में ये कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 का मतलब ये होगा। ठीक है, सो अब अपन इसका जब फॉर्मुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करने फर्दर जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, हियर वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 20 इन एक्सपेंशन ऑफ। अब चूंकि आपको बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इन तीन के लिए तो बिल्कुल सेम कहानी बनेगी। क्या बनेगी, एक्स पावर 0, एक्स पावर 1 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, और पावर कितना आएगा, 3। और इसके लिए जब आप एक्सपांशन लिखोगे तो इसका एक्सपांशन का जो भी आपको बताया तरीका, वो क्या हो जाएगा, सेम एक्सपांशन रहेगा। बस ये जो कंट्रीब्यूट आपका करेगा तो वो हमेशा आपका कंट्रीब्यूट करेगा पावर 4 के मल्टीपल। मतलब हो ये सकता है कि ये कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करे, या फिर
या फिर या फिर या फिर या फिर ज्यादा करे वो लिख देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन x पावर 20 का ही कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। और आपके पास बाकी तो कैलकुलेशन है आपके हाथ में, सब कुछ आप जानिए। इसका एक्सरसाइज तो ये जीपी बन गया, ठीक है। एक और टर्म अपन लिख देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करो क्या बनेगा, ये अपॉन 1 माइनस, मतलब क्या लिखते हैं, 1 माइनस x पावर माइनस 3 इंटू अब देखिए हमको टोटल बनाना है x पावर 20 का कोएफिशिएंट। x पावर 20 कब आपको मिलेगा, जब ये 20 वाला इसके फर्स्ट टर्म से मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब 16 यहाँ पर x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, जब 12 यहाँ पर x पावर 8 से होगा, जब 8 यहाँ पर x पावर 12 से होगा, जब 4 यहाँ पर x पावर 16 से होगा, जब 0 यहाँ पर x पावर 20 से होगा, ठीक है। तो ये टोटल x पावर 20 का कोएफिशिएंट बनाएंगे। तो अब मैं पहले आपको इसका एक्सपांशन लिख के बता देता हूँ। तो पहले आप 1 माइनस x पावर माइनस 3 का एक्सपांशन देखिए कैसे लिखते थे, आपने डायरेक्ट याद किया था, लेकिन एक और तरीका आप देखो उसको याद करने का। 1 माइनस x पावर माइनस 3 इसका एक्सपांशन आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला टर्म तो 1 ही आएगा, फिर आप लिखेंगे 3c1x, फिर एक एक बढ़ा देना, क्या आएगा 4c2x स्क्वायर, फिर क्या आएगा 5c3x पावर 3, समझ गया, और एंड सो ऑन, इनफाइनाइट में नहीं करूंगा। ये एक्सपेंशन है। अब इसका यूज करके मैं x पावर 20 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। तो x पावर 20 कब बनेगा, x पावर 20 जब 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x पावर 20 बनेगा, तो कोएफिशिएंट अपन लिख रहे हैं तो 1 आएगा प्लस। अब 16 के लिए यहाँ पे ये देखिए वो 16 वाला यहाँ के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनाएगा, तो मेरे को यहाँ x पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अपन ने देखो ये देखा x पावर 3 के लिए यहाँ पे सफिक्स 3 है, जब x पावर 4 के लिए लिखेंगे तो सफिक्स कितना आएगा, 4 आएगा, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। तो यदि 4 लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ये x पावर 4 का कोएफिशिएंट हो गया इधर। तो ये 16 और 4 20 बन जाएंगी, x पावर 20 का कोएफिशिएंट होगा। अब यदि यहाँ 12 लोगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, तो 8 के लिए क्या कोएफिशिएंट बनेगा, 8 के लिए कोएफिशिएंट बनेगा 10 के लिए। फिर यदि आप यहाँ पर 8 लोगे तो यहाँ पर 12 बनेगा, 12 के लिए सफिक्स क्या बनेगा, 12 लोगे तो 14 बनेगा। फिर आप यहाँ पे 4 लोगे तो 16 बनेगा, 16 के लिए सफिक्स कितना आएगा, 18। लास्ट में जब आप 0 लेंगे तो यहाँ पर 20 लेना पड़ेगा, 20 के लिए सफिक्स कितना आएगा, 20। तो कैलकुलेट कर दीजिए, कैन यू गेट योर आंसर। 1 तो 1 ही है, 64 का वैल्यू 62 के बराबर होता है, 6 5 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 15। 10 से 8 10 से 2 के बराबर होगा, 10 into 9 by 2 45। 14 से 12 14 से 2 के बराबर होगा, 14 से 2 14 और 13 बटा 13 90। फिर 18 से 2 18 इंटू 17 बटा 2 153। लास्ट में 20 C2 20 C 22 C2 के बराबर होगा, मतलब 22 21 by 2 11। तो 21 230 इनको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करोगे 3 और 1 4 और 1 5 5 10 5 15 4 5 9 9 18 27 2 4 और 1 5। कैलकुलेशन चेक कर लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ वेज होंगे। कहीं आपको डाउट है इसमें? सर हाँ बोलिए। लास्ट सेकंड स्टेप फिर से बताना।
लास्ट सेकंड स्टेप में कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। आप जब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और हमको x पावर 20 बनाना, तो x पावर 20 कब कब बनेगा? ये देखो, ये तो ये एक्सपेंशन है और इसका एक्सपेंशन मैंने यहाँ लिखा। तो जब इसका अगला टर्म लिखोगे तो अगला टर्म कितना आएगा? इसका अगला टर्म आएगा 6c4 x पावर, ऐसे लिखते चले जाओगे। फिर आएगा आपका 4 के बाद आपको रिक्वायर्ड होगा 8। तो अगला जब आप 8 वाला लिखोगे यहाँ पर टर्म, 8 वाला टर्म जब यहाँ पे लिखेंगे तो 10c8 x पावर 8 आएगा। फिर ऐसे लिखेंगे 12 वाला, ये लिखते चले जा रहे हैं हम। 12 वाला लिखोगे तो 14c12 x पावर 12 है। फिर 16 वाला लिखेंगे तो 18c16 x पावर 16 है। और फिर 20 वाला टर्म लिखेंगे तो 22c20 x पावर 20 है। तो अब आप देख रहे हो ये जो एक्सपांशन मैंने लिखा है, ये हाईलाइट कर देता हूँ तो ज्यादा समझ। ये जो लिखा हुआ है ये इसका एक्सपांशन है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x पावर 20 बनाना है। तो x पावर 20 देखो कब कब बनेगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा तो 1 आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 वाले से तो 20 बनेगा। 16 और 4 20 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 64। फिर 12 वाला 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट कितना बनेगा? 10c8। फिर 8 वाला 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कोएफिशिएंट बना। फिर 4 वाला 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कोएफिशिएंट बना। 0 वाला 20 से, ये समझ गए अभी? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ सर जैसे अगर अपन इसको केसेस में करने आए तो जैसे अगर x पावर 4 की वैल्यूज लेते, मतलब वो 4 का मल्टीप्लाई तो कभी 1 लेते कभी 2 लेते, मतलब 5 तक लेते, और फिर बाकी 3 के लिए अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करके तो उससे भी आ जाता ना सही। हाँ और x पावर 4 को अपन 5 लेंगे ना, मतलब 0 भी आ सकता ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। हाँ हाँ। ओके सर, ये पूछना था। चलिए तो अब आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। अब अपन अपना पोर्शन क्लास 12th का शुरू करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। कंसेप्ट था ये, लास्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। तो ओके, बाय एवरीवन, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि वाला। बाय एवरीवन। बाय सर।